Hello, Tareem, is that you? Assalamu alaikum. Yes. Walaikum assalam. I can hear you now. So let's just start with a brief introduction. First of all, Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Isha Zubair, and I'm an ACCA member in the field. Sorry, I can't hear you. Voice is not clear. Now is it clear? Hello? No, wait. Everything is clear from my end. Can you please check at your end? Can you increase the volume of your speaker? Already on. Okay. Let me check. Wait. इसकी आवाज जो है ज्यादा नहीं है। इसकी आवाज ज्यादा नहीं है। एक सेकंड हाँ तो आपको हेडफोन्स में एक काम करें ना, सेटिंग में जाए। नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, सेटिंग में सेटिंग एक सेकंड एक मिनट चेक करें। Hello. Hello. Yes, Tareem, can you hear me now? Yes. Now. Now is it clear? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो जबरदस्त हो गया। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं तो एक थोड़ा छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको देती चलूं। मेरा नाम ईशा जुबैर है एंड आई एम एन ACCA member and it's been 10 years in me teaching in this field of ACCA, all the ACCA subjects to different students throughout the world. So अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है और मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तहरीम, व्हाट मतलब आप कहाँ तक पहुंचे हो अपनी जर्नी में? स्टार्ट मैंने किया था ACCA 2018 में, और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, तो फिर आई एम मैरिड एंड माय हस्बैंड इज FCCA। सो फिर उसके बाद काफी लंबा ब्रेक था, फिर एक बेबी हुआ, फिर देन आई स्टार्टेड टू कंटिन्यू अगेन। मैंने FIA किया हुआ है और ये मेरा पहला पेपर है लॉ का, जो स्किल्स मॉड्यूल में। 6 पेपर आउट ऑफ। ओके यस। ओके ओके। और ये आप अभी आफ्टर हाउ लॉन्ग आर यू स्टार्टिंग अगेन? आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 year, ओके जी, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग गैप, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, सो लेट्स बिगिन। अच्छा, F4 में हमारे पास दो वेरिएंट्स So हैं। we will start from F of the Kaplan. I have only Kaplan book, not PPP, but you will share it, right? यस यस, बिल्कुल, मैं आपसे PDF शेयर कर दूंगी। अच्छा, हमारे पास F4 में दो वेरिएंट्स हैं, एक है इंग्लिश वेरिएंट और एक है ग्लोबल वेरिएंट, ठीक है? तो दोनों के एग्जाम्स हो रहे होते हैं। सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस नॉलेज दैट जब आप किसी भी सेंटर में एग्जामिनेशन देने जाएंगी F4 का, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास नजर आएंगे। आपने ग्लोबल पे टिक नहीं करना, आपने इंग्लिश वेरिएंट पे टिक करना है, ठीक है? आपका जहां पे भी पेपर होगा, आपको वहां पे ऑप्शन दिया हुआ होगा कि आपको F4 का कौन सा पेपर देना है। तो F4 के दो वेरिएंट्स हैं, इंग्लिश वाला हम पढ़ेंगे और इंग्लिश वाला ही हम क्लियर करेंगे, इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? सो F4 का ये जो इंग्लिश पेपर है, बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या है? F4 इज अ लॉ, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ हम पढ़ने लगे हैं। तो इंग्लिश वेरिएंट में हमें यूके के लॉ के बारे में हम फेमिलियर होंगे, और ग्लोबल वेरिएंट में बेसिकली इंटरनेशनल लॉज, यानी कि ऑल ओवर एक जनरली जो कंट्रीज में लॉ चल रहा होता है उसके ऊपर बात हो रही होती है, ठीक है? तो हमने स्पेसिफिकली यूके का लॉ पढ़ना है एंड देयरफॉर आप जब एग्जाम भी देने जाओगे, प्लीज बी अवेयर ऑन दिस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से उनको पता नहीं होता, वो ग्लोबल पे टिक कर देते हैं, देन पेपर अजीबो गरीब आ रहा होता है एंड देन इट्स ऑल अ मेस। खैर,
तो अब हम इसमें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ACCA बिजनेस लॉ हमारा थियोरेटिकल पेपर है, यू मस्ट बी नोइंग दैट। एंड Yes. यहाँ इसमें हमारे पास तकरीबन 22 चैप्टर्स हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं थ्रू आउट द कोर्स। ओके, अच्छा मुझे नहीं पता आपकी एडमिन से Okay. क्या बात हुई है बट यूजुअली मेरा F4 का कोर्स 1 मंथ का होता है। मैं 1 महीने में कहानी खत्म करती हूँ F4 की, ठीक है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भाई स्टूडेंट का जो टाइम है वो सबसे प्रेशियस है, तो उसको उस पेपर पे उतना नहीं देना चाहिए जो डिजर्व नहीं करता। तो साफ सी बात है, ये पेपर डिजर्विंग पेपर नहीं है कि इसको मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने लटका के रखूं। ठीक है, ये 1 महीने की कहानी है, 1 महीने में पेपर कंप्लीट होगा, इसका कोर्स कंप्लीट होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। और उसके बाद आप रिवीजन किट पे फोकस करके विद इन 2 वीक्स अगर आपने मेरे साथ साथ तैयारी की, अगर आपने मेरी सारी गाइडेंस को फॉलो किया, तो 1.5 महीने के अंदर आपका F4 खत्म, पेपर दे के खत्म इंशाल्लाह Okay. ताला। ठीक है, मैक्सिमम 2 महीने, इससे ज्यादा की इसमें कहानी है ही नहीं, इससे ज्यादा आपने इसको लटकाना ही नहीं है। आपने अभी से माइंड बना के चलना है कि मैं जैसे जैसे क्लास में आपको पढ़ाती जाऊंगी, आपने उसी दिन उस चैप्टर को पढ़ के खत्म कर देना। दैट्स ऑल। क्योंकि मेरी ये स्ट्रेटेजी होती है क्लास में कि मैं एवरी क्लास आई माई टारगेट इज टू कंप्लीट 1 चैप्टर इन ईच क्लास। तो यानी हमें सिर्फ 22 Okay. क्लासेस चाहिए। और अगर चलो 1-2 चैप्टर्स में से लेंदी भी हैं जो 2 क्लासेस पर जाएंगे, तो 25 क्लासेस मैथ्स। और 25 क्लासेस की कहानी मुझे खत्म करनी है 1 महीने के अंदर। आज क्या डेट है? 1 अगस्त, ठीक है। तो यानी मुझे 1 सितंबर से पहले पहले कहानी खत्म करनी है। तो मैं हफ्ते में 5 डेज अ वीक मैं क्लास लेती हूँ 1 मंथ खत्म करने में। 5 डेज अ वीक क्लास होगी। मिनिमम 4 डेज तो होगी होगी, अगर मेरे पास स्लॉट और टाइम अवेलेबल हुआ तो 5 डेज भी हो सकती है। तो 4 to 5 डेज की होगी। तो अगर हम 4 डेज का हिसाब लगाएं तो 4 4 16 क्लासेस होती हैं, मगर अगर हम 5 डेज का हिसाब लगाएं तो 5 4 20, 22 चैप्टर्स हैं। और इसमें कुछ एक आधा इतने छोटे चैप्टर हैं कि एक दिन में 2 चैप्टर भी हो जाते हैं। तो ये भी है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको 2 क्लासेस चाहिए, कुछ 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको मैं एक क्लास में ही निपटा दूंगी। क्लास हमारी 2 घंटे की होगी, ठीक है। अच्छा, अब थ्योरी पेपर को अप्रोच करने का तरीका होता है एक, और वो तरीका कैलकुलेशन वाले पेपर से बहुत डिफरेंट होता है। अब होता ये है कि जब Yes. आपके हाथ में भी कैपलान होगी यकीनन, और उसकी थिकनेस आपके Yes. सामने होगी, ठीक है। इसी Okay. तरह BPP का टेक्स्ट बुक भी बहुत मोटी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इतनी मोटी बुक को अपने ऊपर सवार नहीं करना। हमने क्लास तवज्जो से लेनी है। 2 घंटे आपने स्टडी टाइम जो अब हमारे साथ रहेगा आपका और मेरा, वो हमने तवज्जो फरमानी है, उसमें फोकस रहना है। और घर जाके सिर्फ 40 मिनट्स की कहानी है। 40 मिनट्स में आपने चैप्टर ओवरव्यू किया, जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूंगी कि बेटा दिस इज इम्पोर्टेंट, हाईलाइट दिस, यू नीड टू लर्न दिस। तो वो चीजें आपने हाईलाइट कर लेनी है। बाकी एक पूरे चैप्टर की आपको रीडिंग करनी होगी, दैट इज, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि 1 टाइम चैप्टर रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, इट इज मस्ट, 1 टाइम। अच्छा, अब ये चैप्टर रीडिंग जो है ऐसे नहीं होगी कि आप बाल की खाल निकालोगे, एक ही जगह अटके हुए हो तो अटके हुए हो, तो 4 घंटे लगा दिए, एक चैप्टर की रीडिंग ही नहीं खत्म हुई ना भाई, ऐसा नहीं करनी, ठीक है। स्मार्ट स्टडी है, स्मार्ट क्वालिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो स्मार्टली हमें स्टडी भी करना आना चाहिए। तो एक चैप्टर की हमने रीडिंग कर ली, उसमें हमने हाइलाइट्स जो किए हुए होंगे क्लास में, पॉइंट्स या डेफिनेशंस या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सब मैं आपको हाईलाइट करवाती जाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, या कोई पर्टिकुलर केस स्टडी होगा, केस इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। तो वो सब आपने अच्छे से देख लिया, दैट्स ऑल। उसके बाद आपने रिवीजन किट पे जंप कर जाना है। तो बुलेट नंबर 1 चैप्टर रीड, बुलेट नंबर 2 रिवीजन किट। एग्जाम देने से पहले आपकी रिवीजन किट 3 टाइम्स पूरी मुकम्मल अटेम्प्ट हो चुकी होनी चाहिए, मस्ट। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये मस्ट है 3 टाइम्स। तो अब आपने क्या करना है, रिवीजन किट पे पेंसिल से या पेन से मार्किंग नहीं करेंगे आपने। जब भी रिवीजन Okay. किट को अटेम्प्ट करना है, उसके MCQs आप किसी रफ पेपर पे या अपने रजिस्टर में लिख रहे होंगे आंसर्स, ताकि आप 3 टाइम्स इसको अटेम्प्ट Okay. कर सको, ठीक है। उसके बाद थर्ड Okay. थर्ड चीज ये है कि फोकस ऑन द लेक्चर बस। इसके अलावा F4 को क्लियर करने का और कोई तरीका नहीं, देर इज नो अदर शॉर्टकट, ठीक है।
अच्छा, रिवीजन किट बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, हम बीबीपी करें, हम कैपलान करें, हम क्या करें, ठीक है। मेरा ये तजुर्बा है पर्सनल, आई लाइक टू फोकस ऑन द वन थिंग। एंड जैसे कि एसीसीए ने ऑलरेडी बोला है, दोनों पब्लिशर्स उनके अप्रूव पब्लिशर्स हैं, बट रिसेंटली उनका अभी कॉन्ट्रैक्ट बीबीपी और कैपलान के साथ खत्म हो गया है। और उन्होंने इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया है क्योंकि उनके पास एक नया, उन्होंने अपना जाती एसीसीए स्टडी रिसोर्सेज निकाले, जो कि आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से, एसीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट में वो मौजूद है। कुछ उसमें और बीबीपी और कैपलान में डिफरेंस कुछ खास नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो वही रहना है ना, यूके का लॉ चेंज थोड़ी होगा, चीजें तो वही रहेंगी ना, कंटेंट वही रहेगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट है। तो इफ यू वांट यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक आउट द रिसोर्सेज इफ यू हैव मोर टाइम टू इन्वेस्ट इनटू दिस पेपर, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सिर्फ F4 पे ध्यान दे रहे हो या कोई और पेपर भी दे रहे हो साथ में? नहीं, अभी सिर्फ F4 का ही है। अभी सिर्फ F4। F4 मैंने ना एक ये भी लिया हुआ है, उसके मैंने कैप्टन से मैंने उसके टेक्निकल चैप्टर्स तक लिया था, बट फिर गैप आ गया था तो फिर रिवीजन नहीं हो सकी, और कुछ फिर वापस वो जैसे भूल गई थी, तो हम्म। फिर इसलिए अगेन स्टार्ट किया है। ओके ओके, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप फुल टाइम मतलब स्टडी में हो या, वो तो मुझे पता है आप हाँ मतलब जी, यू फुल हैव योर होम टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुल बट टाइम। जॉब वॉब तो नहीं करे ना कोई और? यस। नो नो। ठीक है, तो जब फुल टाइम स्टडी पे हो तब तो नहीं, होम और, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा नहीं है, और चले बेहतरीन बेहतरीन, बेस्ट हो गया। ठीक है, तो व्हाई आरंट यू थिंकिंग टू टेक अनदर पेपर लाइक विद F4 if you are after knowing that you are a full-time student and you don't have much other responsibilities as well, because F4 is such a paper, it's theoretical, it's light, and you can pick up another paper, and since you are saying that you have had a gap in between, तो आपका टाइम टाइम के लिए बस मैं कह रही हूँ, व्हाट्स योर मैं से? ये सोच रही थी कि ये मंथ अगस्त, हाँ अगस्त, अगर मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ तो इंशाल्लाह जब सितंबर स्टार्ट होगा तो उसमें जो है ना मैं नया पेपर ले लूँ और साथ इसका एग्जाम दे दूँ। तो ये सोचा गुड हुआ इनफ, है, लेकिन गुड अभी इनफ। सिर्फ एक ही पेपर लेना चाहती हूँ। नहीं, दिस इज गुड इनफ, गुड स्ट्रैटेजी। ये तो वैसे ही 1 महीने की कहानी है, तो 1 महीना इसको फोकस करके खत्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर उठा लेंगे। ठीक है चीज, जबरदस्त। ऑल राइट, सो अब हमें माइंडसेट पता चल गया, स्ट्रैटेजी पता चल गई है कि हमने किस तरह इस पेपर को डील करना है, इसको सर पे हावी नहीं करना, बाल की खाल नहीं निकालनी, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लियर करना है, क्योंकि आगे चल के तुम्हें अगर यूके शिफ्ट नहीं होना और यूके में कंपनी में किसी टैक्स वगैरह चीजों में नहीं पढ़ना, तो लॉ कहीं भी काम नहीं आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए इसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफा करके हमें इस चीज को खत्म करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, हल्का फुल्का सा है, हो जाएगा, नो टेंशन, 1 चैप्टर इन अ डे, दैट्स ऑल, दैट्स आवर फोकस। साथ साथ पढ़ोगी तैयारी हो जाएगी, साथ साथ नहीं पढ़ोगी, लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ोगी, तो वो पहाड़ बन जाएगी चीज। ठीक है, तो पहाड़ नहीं बनाना, जैसे F1 का पहाड़ बन जाता है ना, छोड़ते हैं तो, वैसे F4 का भी पहाड़ बन जाता है। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, साथ साथ पढ़ते रहना है, एंड दैट्स ऑल। इसमें और कोई हल नहीं है, क्योंकि ये इसमें जितनी भी चीजें हैं ना, वो उसमें ज्यादातर आपको नई नई चीजें मिल रही होंगी। कुछ F1 की पुरानी बहुत चीजें आ रही होंगी, बट काफी सारी चीजें नहीं होंगी इसमें, टर्मिनोलॉजी से लेकर लॉ से लेकर केस स्टडी से लेकर बहुत सारी चीजें न्यू होंगी। तो इसलिए इसका रीडिंग करना और इसको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आप डे टू डे लाइफ में या कॉमन सेंस से या ऑब्जर्वेशंस में ये आपके नहीं हैं ये सारी चीजें, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स बिगिन, लेट्स जंप ऑन लॉ एंड द लीगल सिस्टम, पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। बहुत बातें हो गई। अच्छा जी, इसका जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है, सेम लाइक F1, 50 क्वेश्चंस, मतलब 50% पासिंग रेशियो। सेक्शन A will consist of 45 MCQs, mixture of 1 or 2 mark questions, and section B will consist of 5 MTQs, 6 marks each. Simple. लाइक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। यस, जिस तरह F1 था उसी तरह है, कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ पहले, आपका नाम क्या है? तहरीन। एक चीज मुझे ये बताओ कि FIA से ACCA में स्विच हो चुके हो? लाइक हाउ? लाइक हाउ कि आपको एक ईमेल डालनी पड़ती है दैट नाउ आई वांट टू ट्रांसफर टू ACCA यस, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हो गया था।
हो गया, बस परफेक्ट। क्योंकि यही मसला होता है, स्टूडेंट तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और वहां पता चलता है कि भाई आप तो ट्रांसफर ही नहीं हुए एसीसीए में, सॉरी आप आज एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये भी बहुत बड़े सारी स्टोरीज आई हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ हैं, ईसार स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, हम ट्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर भी हैं। तो वी आर अप्रूव्ड, एसीसी अप्रूव्ड एग्जामिनेशन सेंटर एज वेल। तो हमारे ही स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट letting you know of all these things. Now, law and the legal system. What is law? Law किसे कहते हैं तहरीन? which regulate people. अच्छा, which regulate people. क्या नीड है रेगुलेट करने की लोगों को? Why law? ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट रहे, और क्यों बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है? ताकि एक माशरा अच्छा हो सके, और एक हर कोई अपनी अच्छी लाइफ और कर सके मेंटेन। अच्छाई की क्या डेफिनेशन है? आपके लिए जो चीज ताकि अच्छी एक है वो मेरे बेटर लिए बुरी हो सोसाइटी हो सकती है। सके, और उसमें हर कोई, बट वो थ्रू आउट सोसाइटी को देख के किया जाता है कि वो हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो। All right. Now we need to be very specific while giving answers. That law क्यों? ताकि आपने एक वर्ड बोला हार्मनी रह सके। तो हार्मनी का ऑपोजिट क्या है? लड़ाई। केओस। ठीक है। अब मुझे इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन करो। हार्मनी मतलब क्या आ रहा है जहन में? हार्मनी मतलब लाइक बेटर सोसाइटी बन सके, और अच्छी बेटर सोसाइटी बैलेंस्ड हो, या क्या होती है बेटर सोसाइटी? इसमें क्या होता है? बेटर सोसाइटी मीन्स के हर चीज Nobody violates वायलेट। anybody's rights. राइट। कोई किसी के हुकूक को पामाल ना कर सके, ये हार्मनी की डेफिनेशन है। मेरी अपनी बाउंड्री है, मेरा एक अपना घर है जहां मैं रहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरा राइट है कि मेरे घर में कोई अनजान शख्स कोई भी ऐसे किसी भी वक्त घुसे नहीं जबरदस्ती। तो अगर वो कोई भी जबरदस्ती घुसेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? चोर, डाकू, गुंडा, यही बोलेंगे ना। और उसी से हार्मनी डिस्टर्ब होगी और उसी से केओस हो जाएगा। मैं अगर आज के दिन कानून को फॉलो नहीं करूं और अपने जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको वायलेट करूं, तो बेसिकली मैं ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं कर रही, मैं दूसरों के हुकूक को वायलेट कर रही हूँ। कि अभी दूसरे की बारी थी वहां क्रॉस करने की, या दूसरे की बारी थी कि वो गाड़ी गाड़ी वहां से गुजरती, मगर मैंने उसके राइट को वायलेट किया, उसकी बाउंड्री में एंटर हुई, अपनी बाउंड्री तोड़ के। तो लॉ बेसिकली इसीलिए, ताकि हार्मनी एक सोसाइटी में बरकरार रह सके। और हार्मनी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ताकि nobody violates anybody's rights. That's all. That is why law is there, to protect everybody's rights, to make sure everybody gets what is their right, to make sure nobody else enters into the boundary. So that is law. And that's why. And the legal system, obviously, इस लॉ को बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, ताकि उस सिस्टम के तहत ये कानून सामने आए। और ऐसा भी ना हो कि अब मेरा आज मन किया, मैंने बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि आज से कानून है कि सुबह 7 बजे सबने उठ जाना है, कोई नहीं बेड पे नजर आना चाहिए। मेरी मन मर्जी, मैं पार्लियामेंट में हूँ, सीएम बन गई हूँ, पीएम बन गई हूँ, मैंने आज ये कानून लॉन्च कर दिया। ऐसे नहीं होता, और ऐसे हो भी नहीं सकता। एक सिस्टम बनाया गया है कि जिससे एक बंदे की मर्जी ना चले। एक कमिटी या रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल के वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, वो आपस में डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, वोटिंग होती है, उसके बाद जाके मेजोरिटी वोट्स के बाद कोई फैसला सामने आता है और कानून लागू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये एक हमने सरसरी हमने इसको डिस्कस किया। अब हम स्पेसिफिकली पढ़ने क्या वाले हैं? हम यूके का कानून पढ़ने वाले हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, पाकिस्तान में
लॉ हमने इधर उधर देखा ही नहीं है कहीं। तो यूके के लॉ में अब हम उसकी मतलब डिटेल्स में जाने वाले हैं कि कैसा और क्या और कितनी बारीकी और किस तरह का जस्टिस एंड ऑल। ठीक है, तो जरा डेफिनेशन पढ़िए। लॉ इज द enforceable body of rules that governs any society. All right, this is the definition. Just underline it for the examination point of view. Enforceable body of rules that govern any society. Right. Next. आगे बढ़े. There are two aspects. Number one, formal control mechanisms, and number two, informal control mechanisms. क्या मतलब? वैसे ही पढ़ के क्या लग रहा है, क्या होगा? फॉर्मल में क्या होगा, इनफॉर्मल में क्या होगा? फॉर्मल में होगा कि जो लॉज बाय गवर्नमेंट या उस तरीके से बनता है, सोसाइटी के बनते हैं, उस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश किया जाए। और इनफॉर्मल रूल्स जो होते हैं, जो हम लोग लाइक खुद के बनाए हुए होते हैं, या छोटे लेवल के जो होते हैं, लाइक काइंड ऑफ सोशल कह लें। ओके, फॉर्मल बेसिकली जब भी वर्ड फॉर्मल आ जाए समझ जाओ या तो गवर्नमेंट की बात हो रही है या इदारे, कोई बड़े इदारे की बात हो रही है। फॉर्मल सिस्टम के तहत मैकेनिज्म बना हुआ। इनफॉर्मल घर वालों ने, अब्बा ने रूल बना दिया है, अब्बा के घर का कानून ही है। ठीक है, तो दैट्स इनफॉर्मल। नाउ जरा ये सेंटेंस पढ़िए। लॉ इज अ Is a formal control mechanism. It provides a structure for dealing with and resolving disputes that may arise, as well as providing some deterrent to those wishing to disrupt social order. इसमें दो फीचर्स क्या निकल के आ रहे हैं लॉ के? Uh, for resolving disputes and for providing or society को social order and to disrupt social order, इससे बचाने के लिए दो लॉ के निकल गए। ओके, यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे तीन फीचर्स हैं। नंबर वन, फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म। नंबर टू, dealing with and resolving disputes, and number three, deterrent. What is a deterrent? हाँ, मतलब लाइक स्टॉपिंग या deterrent। Exactly, very good. Deterrent means stop. Deterrent means to block. ठीक है, तो deterrent is the new word, new language for law. Deterrent यानी जो कानून तोड़ने की सोच भी रहे हैं ना, ऐसी पेनल्टीज और ऐसे पनिशमेंट्स लगाओ कि बस वो सोच के ही डर जाए और कांप जाए और वो हिम्मत ही ना कर सके। अब आप देखो, पाकिस्तान के ही लोग होते हैं ना जो जाते हैं दुबई में, फौरन कैसे सीधे हो जाते हैं, सारे कानून फॉलो हो रहे होते हैं। कोई पीक आपको सड़क पे नहीं दिखेगी, कोई ट्रैफिक सिग्नल्स या कोई भी बेल्ट बांधना हो, कुछ भी छोटा से छोटा कचरा फेंकना हो, कोई रूल आपको ब्रेक होता हुआ नहीं नजर आएगा। क्यों? सबको पता है दुबई में बहुत बड़ा फाइन लग जाता है अगर आपने गाड़ी चलाते हुए बेल्ट नहीं पहनी हुई, सीट बेल्ट। और सबको मालूम है वहां कचरा अगर किसी ने फेंका तो क्या होगा अंजाम। और सबको मालूम है वहां अगर आपने पब्लिकली रिकॉर्ड किया कुछ विदाउट परमिशन तो वो भी जुर्माना है, उस पर भी जेल है। तो ये सब अचानक से कैसे सबको पता चल जाता है? और जब पता चल जाता है तो फिर किसी की मजाल है कि कोई करे? So that is why law is there. It's a formal control mechanism, number one. Number two, it resolves disputes. Number three, it has to have some, it has to build some deterrence or develop some deterrence for those who are wishing to disrupt social order. Next, informal mechanisms. ये informal mechanisms में हम बोलते हैं घर की तरबियत, एथिकल मॉरल गाइडेंस। हम सबको घर से तरबियत मिली है कि एक दूसरे को ग्रीट करना है तो सलाम करना है। हम सबको घर से तरबियत मिली है कि मेहमान आते हैं तो तमीज से बैठते हैं, तमीज से बात करते हैं। हम सबको घर से तरबियत मिली है कि किसी महफिल में जाना है तो महफिल में जाने के जो आदाब हैं या उसकी जो ड्रेसिंग है वो आपको करके जानी है। सबको मालूम है कि आप पब्लिकली कुछ काम नहीं करेंगे। ये हमारी घर की तरबियत है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसमें कोई लॉ, कोई गवर्नमेंट, इसका कोई अमल दखल नहीं है। तो दैट इज द इनफॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लॉज। कितने तरह के लॉज हैं? नंबर वन, कॉमन लॉ एंड इक्विटी। लिख क्यों नहीं रहा है, बार बार मिट रहा है, वेट। कॉमन लॉ एंड इक्विटी,
स्टैट्यूट लॉ, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, एंड फोर्थ क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। कॉमन लॉ एंड इक्विटी, क्या फर्क है दोनों में? क्या लग रहा है? कॉमन कॉमन लॉ जो सोसाइटी ने खुद बनाया हो कुछ लोगों ने मिलके। हम्म। इक्विटी वो होती है जो ओके जी, जरा गौर फरमाइएगा। बहुत साल पहले, लाइक मतलब उन्होंने इक्विटी मतलब उसमें बैलेंस। सॉरी। जी जरा गौर फरमाएं। बहुत साल पहले, सालों पुरानी बात है, जब लॉ का कोई अता पता नहीं था, ठीक है? तो क्या यस। हुआ करता था उस जमाने में? राजा महाराजा का सिस्टम हुआ करता था। राजा महाराजा क्या किया करते थे? अपने किंगडम्स बनाया करते थे। अपनी जो एरिया पे वो कब्जा कर लेते थे वो उनका किंगडम हो जाता था। और वो कब्जा कैसे करते थे उन एरियाज पे? वॉर करके, जंगों पे जाके, ठीक है? और जो ताकतवर बादशाह होता था उसके पास ज्यादा जंगजू होते थे, उसके पास ज्यादा हथियार होते थे, वो जाते थे और वो डरा के धमका के कब्जा करके जंग लड़के वो उस एरिया को अपने कब्जे में ले आते थे। जब वो उस एरिया को अपने कब्जे में ले आते थे तो जाहिर है वहां जितने रहने वाले लोग हैं वो उसकी प्रजा कहलाते थे, किंगडम ऑफ द किंग। अब ये राजा के कुछ कानून होते थे, राजा ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे, और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सारी प्रजा फॉलो करती थी। मगर राजा को ये अचानक से एक दिन डर हुआ कि भाई इसको तो मैंने कब्जा किया है ना इस एरिया को, तो हो सकता है यहाँ के लोग दिल में मेरे लिए नफरत रखते हो, या कोई साजिश फिर से उठ आए और ये लोग ही मुझे अटैक कर दें, या ये लोग बगावत पे उतर आए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये लोग मेरे बन के रहें हमेशा हमेशा। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना, जाहिर है आवाम है, बहुत सारे लोग हैं, आपस में उनके झगड़े भी हो जाते होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती होंगी, किसी ने किसी की जमीन कब्जा कर लिया, किसी ने किसी का खेती ले ली, किसी ने किसी के अनाज चोरी कर लिया, कुछ ना कुछ मसले मसाइल रहते हैं। तो क्यों ना मैं अपने महल के वाइज तरीन लोगों को भेजूं आम आवाम में और आम जनता में और उनके मसाइल सुलझाऊं। तो इससे ये होगा दो फायदे, एक तो पब्लिक की फेवर आएगी हमारे पास कि भाई हाँ ये राजा कितना अच्छा है, हमारे मसाइल सुनता है और हमारे मसाइल हल भी करवाता है। और दूसरा, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी अराइज हो भी रही है तो ये मेरे एजेंट्स हैं, इनको फट पता तो चल ही जाएगा, जब आप घूम रहे हो तो कान में कोई तो बात आएगी, तो वो फौरन जब पता चल जाएगा तो राजा उसके लिए कोई एक्शन ले सकता है, उसको कर्ब करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। तो ये दो फायदों का सोच के राजा ने ये प्रैक्टिस शुरू की कि भाई चलो तुम लोग 10 मेरे कीमती जेम्स हो मेरे महल के, और वाइजेस्ट ऑफ माय मेन गो इनटू द किंगडम एंड जस्ट फाइंड आउट कि कौन ट्रबल में है, कौन मुश्किलात में है, उनके मसले हल कराओ। आप लोग वाइज हो, आप लोग मामलों को सुलझाओ, आप लोग लोगों की परेशानी करो, और जो मसले हल नहीं होते उन मसलों को मेरे पास लेकर आओ। जो मसले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको मेरे पास लेकर आओ, हम फिर बैठ के हल करेंगे। तो अब ये, उस जमाने में इतनी ज्यादा कन्वेयंस और गाड़ियां और ये सब नहीं हुआ करता था, तो लोग घोड़ों पे, ऊंटों पे ट्रैवल करते थे। और जाहिर है किंगडम जो होता था वो कोई छोटा सा शहर, छोटी से टाउन या गांव नहीं होता था। कराची शहर को ही देख लें कितना बड़ा है, इससे भी बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त कंट्रीज का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं था। बस यही था कि जमीन है और जो जहां जाके कब्जा कर लेगा वो उसकी जमीन है। तो कंट्रीज का भी कोई खास कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था। सिर्फ क्या था, इलाके थे, इलाके, ये मेरा इलाका है, ये फलां राजा का इलाका है, ये फलां राजा का इलाका है। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। तो खैर जब ये लोग जाने लगे तो जाहिर है महीनों लग गए, महीनों लग गए, 4 4 महीने, 5 5 महीने, कोई 6 6 महीने बाद लौट रहा है, कोई 9 महीने बाद लौट रहा है, कोई पूरा पूरा साल बाद लौट रहा है। तो जब वो लौट के आते, ये 10 लोग, ये लोग अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाते, और ये जब लौट के वापस आते तो ये मिलकर बैठते और डिस्कस करते कि भाई ये 10 महीनों में उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से केसेस आए, किस किस तरह किया है, कैसे लोग थे, क्या मसाइल थे, एविडेंस कहाँ से लिया इन्होंने, मसला सुलझाया कैसे। एक अम्मा थी, वो 2 बच्चों को लेकर सड़क के किनारे रो रही थी, और जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो पता चला कि वो उन 2 बच्चों की दादी है, और उसके एक बेटे ने तो अपने दूसरे भाई को मार दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो, जाहिर है उसके जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए। अब क्या करना है भाई,
तो ये अब इससे कैसे मामला, अब वो दादी बोलती है मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं इन बच्चों को कैसे मैं पालूं पोसूं। और वो जो मेरा बेटा जिसने कत्ल कर दिया उसको तो जाहिर है वो, अब अगर मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करती हूँ वो जेल चला जाएगा, मुझे क्या फायदा। मेरा एक बेटा मर गया, एक बेटा जेल में, मुझे क्या फायदा, मैं इनको कैसे पालूं खिलाऊं और क्या करूं, मैं परेशान हाल। तो ये सब इस तरह के मसाइल वो सुनते और उनको सुलझाते और उन मसलों का हल निकालते और फिर वापस आके जब ये अपनी केसेस आपस में डिस्कस करते, तो इसको राजा कहता कि तुम लोग चूंकि मेरे वाइजेस्ट ऑफ मेन हो और मुझे नहीं पता कि आने वाले मेरी नस्लों में कोई तुम जैसा वाइज होगा या नहीं होगा, तुम लोग अपने इन केसेस को लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, ताकि इसकी बुनियाद पे हम कानून बनाना शुरू कर दें कि ये कानून है, कोई किसी की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, और अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो उस पे क्या हम सजा सुनाएंगे, और अगर फलाना फलाना, मतलब जो जो जैसे जैसे आपने सुलझाया उसको उसको बकायदा कानून की शक्ल दे दो, ताकि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए आसानी हो, और क्या पता आप जैसा कोई जहीन बाद में आए ना आए। तो अभी जो इंसाफ की चीजों आप लोग सेटल कर दोगे या प्रिंसिपल्स बना दोगे वो बन जाएंगे, वो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन तक चलेंगे। तो ये फिर इन्होंने किताब बनाई, उस किताब को इन्होंने कहा दैट इज द कॉमन लॉ, उस किताब को कॉमन लॉ कहते हैं। नेक्स्ट एक्विटी। फिर जमाना जरा आगे बढ़ा, जरा और चीजें आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना विथ प्रैक्टिस यू गेट बेटर एंड विथ प्रैक्टिस यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो तहरीम फिर हुआ यूं कि थोड़ा थोड़ा मामला आगे बढ़ा, और जो जैसे मैंने तुम्हें ये अभी केस स्टडी बताया ना कि एक खातून वो रो रही है सड़क किनारे और वो यही कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ उसको, लेकिन ये नहीं चाहिए कि तुम मेरे एक बेटे को तुम जो जेल में डाल दो क्योंकि उसने अपने भाई का कत्ल किया। वो यही कह रही है कि नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, बट मेरा, मुझे ये नहीं मैं चाह रही कि वो जेल में बंद हो जाए, क्योंकि उसके जेल के बंद होने से मुझे कोई फायदा नहीं, आप कर दो उसको जेल में बंद, मगर मेरा मसला तब भी वहीं का वहीं रहेगा कि मैं बुढ़िया, मैं कैसे पालूं उन दो बच्चों को, मेरी कोई रोजी नहीं, मेरी कोई कमाई नहीं, वो दो छोटे छोटे बच्चे, उनके आगे पूरा फ्यूचर, उनको मैं क्या पढ़ाऊं, क्या खिलाऊं, क्या रखूं। और अगर तुम लोग उसको बंद नहीं करोगे जेल में, तो वो इन दोनों बच्चों का भी जान का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों बच्चे उस जो जिसको कत्ल किया उसके वारिस हैं, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उन बच्चों की है। तो वो अल्टीमेटली अगर तुमने उसको जेल में बंद नहीं किया तो वो इनको भी मार देगा, वो मुझे भी मार देगा, क्या भरोसा, जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा वो उसकी, मतलब वो मुझे क्यों छोड़ेगा, या वो इन दो बच्चों, मासूम बच्चों को क्यों छोड़ेगा। तो उसको तहफ्फुज भी चाहिए। तो अब आप देख रहे हो, तो अब यहाँ पर हुआ यूं कि यूजुअली जब कॉमन लॉ जो वो जा रहे थे ना 6 महीने जो 10 महीने उन्होंने लगाए, उसमें वो लोग इंसाफ कैसे कर रहे थे, डैमेजेस देकर। क्या देकर, डैमेजेस, व्हाट आर डैमेजेस तहरीम। नुकसानात। नुकसानात, क्या नुकसानात। अच्छा तुम्हारे फलाना बकरी चोरी हो गई, तुम बकरी अपनी दे दो, मतलब जिसने चोरी की उसको बकरी के पैसे या बकरी देनी है होगी वापस, ये इंसाफ हो गया। अच्छा तुम्हारा घर जल गया, अब क्या करें, घर के पैसे, जिसने जलाया या जिसकी वजह से जला वो घर के पैसे देगा, या वो नया घर बना के देगा, या वो अपने घर में जगह देगा, मतलब जो नुकसान हुआ उसका पैसे के जरिए, डैमेजेस को कहते हैं मनी, मनी के जरिए उसको हल कर देना, वेल्थ के जरिए उसको हल कर देना। मगर हर चीज या हर केस में वेल्थ काम नहीं आ रही थी, जैसे कि ये बुढ़िया के केस में it was not Yes. all about wealth, it was about equity, she needed justice, she needed protection, she needed an earning thing so that she can अपने वो बच्चों पोतों को वो पाल सके। तो उसको पैसे से ज्यादा कुछ और चाहिए था, इक्विटी, तो डैमेजेस से काम नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर फिर किस किस चीज की इजाद हुई, इक्विटी की। तो ये फर्क है कॉमन लॉ और इक्विटी में। नेक्स्ट स्टेट्यूट लॉ। फिर धीरे धीरे जमाना आगे बढ़ा, किंगशिप, महल, राजा महाराजा, जंगे, ये सब खत्म होने लगी। क्यों, क्योंकि जो राजा पहले के जमाने में बहुत जहीन, बहुत वो हुआ करते थे, तो राजा का सिस्टम में ये होता था कि जो राजा का बेटा है वही राजा बन सकता है नेक्स्ट, और फिर जो उसका बेटा है वही नेक्स्ट बन सकता है। अब
दिस इज नॉट पॉसिबल। हर इंसान मुख्तलिफ हो सकता है। एक डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं डॉक्टर ही बने, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं होगी शायद। तो ये सिस्टम जो है फ्लॉप होता गया। जब देखा गया ये सिस्टम फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि जो राजा का बेटा है वो राजा तो बन जा रहा है, वो सारे लग्जरीज एंजॉय तो कर रहा है, बट ही इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ किंग, ही इज नॉट वर्दी ऑफ दैट पोजिशन, एंड देयरफॉर बाय हिज स्टूपिडिटी एंड फूलिश एक्ट्स उसने खुद गवा दिया। उसने खुद जितना भी वो उसने उसका सेटअप था गवा दिया, कोई और राजा ने आके कब्जा कर लिया या किसी और किंगडम ने आके उस पर कॉन्कर कर लिया। तो ये इस तरह से ग्रेजुअली जैसे जैसे सिस्टम पता चला लोगों को कि ये फ्लॉप होता जा रहा है और ये इसमें इनजस्टिस ज्यादा है और इट्स नॉट फेयर and undeserving people are coming to become becoming the king and the queens, so therefore they decided कि नहीं अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब हम एक स्टेट बनाएंगे, स्टेट में सिर्फ राजा की नहीं चलेगी। ठीक है राजा अगर है भी हमारा हम उसको रिस्पेक्ट जरूर देंगे, बट हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा, जैसे कि यूके में इस वक्त है। दे हैव देयर क्वीन, they have their prince, they have everything, they have the royal family, but they have a system, and that's a state, and that's a parliament, and इसको हम कहते हैं स्टैट्यूट लॉ। जब जो पार्लियामेंट से कानून बनने लगे उसको हम स्टैट्यूट लॉ कहते हैं। नेक्स्ट कम्स प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ। व्हाट इज प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ? तो ये जो स्टैट्यूट लॉ होता है वो उसमें तो फिर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बनाती है और वो क्वीन से उससे लिंक नहीं होता। प्राइवेट लॉ बेसिकली इदारे, कॉर्पोरेट इदारे, दैट्स प्राइवेट लॉ। कॉर्पोरेट इदारों के अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्लस प्राइवेट लॉ बनाए ही जा रहे हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। पब्लिक लॉ इज फॉर एवरीबडी, इज फॉर द जनरल पब्लिक। criminal law is for the to stop the crimes. Civil law is for the civil disputes. What are civil disputes? Can you name me some civil disputes? जो लोगों के आपस नहीं जो सोसाइटी के हों सिविल लॉज। जो लोगों के आपस के मसाइल हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी की दुकान पे कब्जा कर लिया, या डाइवोर्स, फैमिली लॉज, ठीक है, कस्टडी। सिविल लॉज में और क्या आ सकता है? कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, किसी ने किसी को का ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीजें नहीं कंपनी थी, तो ये सारी चीजें सिविल लॉ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 टाइप्स ऑफ लॉज। अब इसको हम थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते तो हैं। इसमें और प्राइवेट लॉ में क्या डिफरेंस हुआ? किस में और प्राइवेट लॉ में क्या डिफरेंस हुआ? सिविल और प्राइवेट। ओके, वेट टिल वी कम टू द डेफिनेशन। ऑलराइट, सो कॉमन लॉ एंड इक्विटी। जरा ये पढ़िए फर्स्ट पैरा। द अर्लीस्ट एलिमेंट कॉमन लॉ से स्टार्ट करें। जी जी जी। The earliest element of the English legal system is common law, a system of rigid rules laid down by royal courts following the Norman Conquest. Application of law was by the judges who traveled around the country to keep the king peace, and judgments often resulted in harsh consequences. Then next. The judges actually made the law by amalgamating local customary laws into one law of the land. Remedies under the common law are monetary and are known as damages. Damages, ठीक है, हमने सारी डिस्कशन अभी कर ली है और उसी को हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट। However, there are times when money is not a suitable remedy. For example, you have agreed to buy a unique painting from an art dealer. Should the dealer at the last minute sell the painting to someone else, damages are unlikely to be acceptable. After all, you want that painting. राइट, अब Equity यहाँ पे was वो बात developed. समझ आ गई कि भाई हर चीज या हर Right. केस में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब आपने किसी से पेंटिंग खरीदी और लास्ट मोमेंट में आपने पेंटिंग की पेमेंट भी कर दी, डिलीवरी के वक्त उस बंदे ने वो सेम पेंटिंग किसी और को बेच दी और वो सिर्फ 1 एंड ओनली पीस था। तो अब आप क्या ये एक्ट एक्सेप्टेबल है, या क्या इस केस में सिर्फ पैसे का दे देना एक्सेप्टेबल होगा? नो, No. you wanted to buy that painting. How could he sell that to another person when he has already sold it to you? It's Right. breaking the principle, it's breaking the contract, right? तो ये चीज फिर इसके बाद क्या आ गई? Equity, पढ़िए। Equity was developed 200 or 300 years after common law as a system to resolve disputes where damages are not a suitable remedy and to introduce fairness into the legal system. क्लियर? कोई ऐसी बात जो ना समझ आ रही हो?
ठीक है, क्लियर है। All right. Statute law, I'm not going into this because we are all witnessing parliament situation, किस तरह से यहाँ laws बन रहे होते हैं. Private and public पे आ जाए. स्टैट्यूट लॉ में आपको क्वीन से तो वो चाहिए होती है ना, उसमें नहीं होता कि किंग और क्वीन से लाइक ये पूरी वो ऑथराइज्ड हो या कुछ भी, या वो सिर्फ गवर्नमेंट ही बना रही होती है? वो गवर्नमेंट ही बना रही होती है. गवर्नमेंट ही बना ओके। रही है. कोई कुछ ऐसे केसेस होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, कि जहाँ पे आपको रॉयल फैमिली की परमिशन चाहिए. वो रॉयल फैमिली की कोई प्रॉपर्टी हो उनके नाम पे, या कोई लैंड उनके अंडर में हो, तो फिर उस सिनेरियो में रॉयल फैमिली की परमिशन चाहिए होती है. अदरवाइज अदरवाइज नो. ओके। नेक्स्ट, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ. Most of the law that he will be studying is private law. This is the law which deal with the relations and interactions between businesses and private individuals, groups, or organization. सो The क्या, state एक provides a मिनट, framework एक for मिनट, dealing. एक मिनट, एक. सो क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लॉ दैट यू विल बी स्टडिंग, क्योंकि हम कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ पे ज्यादा फोकस होगा, विल बी प्राइवेट लॉ. दिस लॉ विच डील्स विद रिलेशनशिप्स एंड इंटरैक्शंस बिटवीन बिजनेसेस. आप पूछ रहे थे ना क्या फर्क है प्राइवेट में और सिविल में, तो ये फर्क है. प्राइवेट लॉ इज ऑल अबाउट बिजनेसेस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्टली अबाउट दीज पीपल. And civil में, civil is all about public. Civil is all about general awam. Next, the Okay. state और provide. अगर कोई कंपनी पब्लिक, सॉरी, हम्म, अगर कोई कंपनी जैसे पब्लिक कंपनी है तो उसके भी लॉस प्राइवेट लॉ में ही अंडर आएंगे या फिर वो पब्लिक लॉ के अंडर? देखो, अगर वो पब्लिक कंपनी है और अगर वो गवर्नमेंट रन है, तो फिर वो, वैसे तो जितने भी बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब प्राइवेट लॉ में आएंगे. अगर वो गवर्नमेंट रन कर रहा है इदारा, और गवर्नमेंट जो रन कर रहा है इदारा उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है, कमर्शियल है, तो वो प्राइवेट लॉ में आएगा. और अगर वो कमर्शियल नहीं है, वो वेलफेयर है, यानी वो जनता के आराम के लिए है, वो राइट। जनता के आसानी के लिए है, उसमें कोई प्रॉफिट का उनसर नहीं शामिल, तो फिर वो पब्लिक लॉ में आ जाएगा. डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट, ओके। स्टेट ओके। प्रोवाइड्स. A framework for dealing with dispute and for enforcing decision, but it is for individual to handle matters between themselves. For example, the Consumer Right Act 2015 regulate the sale of goods. It provides rules that must be adherent to when making a sale. Should any dispute arise that is covered by the act, it is up to the parties to resolve the matter themselves. Using rules laid down by the legislation, the state does not get involved. ठीक है. अब यहाँ क्या बात हो रही है कि भाई प्राइवेट लॉ है तो इसका मतलब क्या है कि हर वक्त क्या गवर्नमेंट घुसी रहेगी? लॉ का मतलब हो गया कि हर वक्त गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी इसमें? नहीं. गवर्नमेंट ने कानून बना दिए. अब ये बिजनेसमैन आपस में समझे ना, ये बिजनेसेस खुद समझे. अब कंज्यूमर राइट्स एक्ट एक कानून बना दिया गया है. अब आप उस राइट के तहत सेल ऑफ गुड्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. अगर कस्टमर ने, अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन हो गई है, शिकायत हो गई है आपसे, तो कस्टमर जाहिर है जाएगा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. और उसने अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, तो बिजनेस के पास अब दो ऑप्शन है. ठीक है. बिजनेस, कस्टमर. अब बिजनेस के पास दो ऑप्शन है. कस्टमर नाराज हुआ, कस्टमर कंप्लेन किया, कस्टमर कभी भी पहले कोर्ट नहीं जाता. कस्टमर बिजनेस के पास आता है, बोलता है मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट सड़ा हुआ, डिफेक्टेड, उससे मेरे फला फला को फूड पॉइजनिंग हो गई, मुझे नहीं पता, मुझे आप कंपेंसेट करो. अब बिजनेस जब अगर चाहे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वही मामला निपटा दे, आपस में कस्टमर को ठंडा करके, और एज पर द कंज्यूमर राइट्स एक्ट थोड़ा बहुत अपनी जो भी उसके हुकूक हैं उसको उसको कंपेंसेट करके, और उसके जो भी राइट्स बताए गए हैं सेल ऑफ गुड्स के दौरान, वो सब उसको प्रिजर्व करके उसको सेटिस्फाई करके भेज दे. अगर वो ये करने से नहीं सक्सेसफुल रहा, फेल हो गया, उसने कहा, कस्टमर तब भी नाराज है, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ ही नहीं कंप्लेन के बाद, बल्कि कस्टमर को और गुस्सा आ गया कि ये तो मेरी कंप्लेन भी नहीं सुन रहा है, मुझे रिफंड भी नहीं कर रहा है, मुझे किसी तरह अकोमोडेट नहीं कर रहा है, तो कस्टमर गुस्से में फिर कोर्ट के पास चला जाएगा. अब कोर्ट फिर जाहिर है फिर बुलवाएगी बिजनेस को, फिर बिजनेस का नाम भी बदनाम होगा, पैसे भी लगेंगे, तमाशा भी बनेगा मीडिया पे, सब कुछ होगा, और रूमर्स भी होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, फिर फेस करना पड़ेगा.
तो इट्स फिर एंटायरली बाकी वो कोर्ट डीलिंग्स होंगी आगे, जी फिर वो बाकी कोर्ट के प्रोसीजर्स होंगे कंप्लीट एग्जैक्टली जो होते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर इससे बचने फर्स्ट वो पहले अपने जो एक्ट्स हैं उनको फोकस करे, अगर वो नहीं हो सकते तो फिर उसके बाद अगर कोर्ट तक जाता है तो फिर वो कोर्ट जैसे बिल्कुल वो मतलब सीरियल करती है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट पब्लिक लॉ। Is a public is mainly concerned with government and operation and functions of public organizations such as councils and local authorities. It will not be of a great interest to you in your studies of corporate law. However, example of public law can be found in planning rules that must be adherent to when building or expanding offices. ठीक है, पब्लिक लॉ बेसिकली कंसर्न विद गवर्नमेंट रिलेटेड स्टफ, ऑपरेशंस, फंक्शंस, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, councils, local authorities, that's all. And in F4 we don't have much of public law, we have more of private law because we are focusing on corporate and business law, right? Next, a key distinction between public private हमें समझ आ गया। criminal law, crimes, civil law, all the home related यानी कि divorce हो गया, family हो गया, डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गए, बहुत सारी इस तरह की चीजें आ गई। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ लॉज हमारा हो गया। ऑलराइट, क्रिमिनल लॉ। एक बात नोट कर लें, क्रिमिनल लॉ द स्टेट प्रोसिक्यूट्स द रॉन्ग डूअर। क्या बात हो रही है? The state prosecute the wrongdoer. क्या मतलब समझ आया? जिसने कुछ गलत किया होगा उसको स्टेट के ऊपर है कि वो उसको रॉन्ग साबित करे कि उसने गलत किया है। जब जैसे सिविल कोई लॉ एक बंदा करता है दूसरे बंदे के ऊपर, हम्म, इसमें स्टेट करेगी कि किसी ने गलत किया, आई थिंक ऐसे। यस एग्जैक्टली। सिविल लॉ में पार्टी ए फाइल्स और files against a case against party B. One individual is filing a case against another individual. But in criminal law, somebody has done a crime. किसी ने चोरी की या किसी ने किसी का कत्ल किया। फर्ज करो ए ने बी का कत्ल किया। तो जब ए ने बी का कत्ल किया तो ए ने एक क्राइम किया। तो इसने ये क्राइम बी के अगेंस्ट नहीं किया, दर हकीकत स्टेट के अगेंस्ट किया, क्योंकि स्टेट का कानून था कि किसी का कत्ल करना जुर्म है। तो स्टेट के अगेंस्ट Right. जिसने ये क्राइम किया है तो स्टेट वुड बी द वन हु वुड बी प्रोसिक्यूटिंग ए द क्रिमिनल ऑन बिहाफ ऑफ बी। ठीक है, इट वोंट बी फाइलिंग द केस, इट वुड बी द स्टेट फाइलिंग द केस अगेंस्ट ए। ठीक है। So, a crime is conduct prohibited by law. अच्छा जी, फाइन्स होंगी, इम्प्रिजनमेंट होंगी, ठीक है जी। अच्छा, इन क्रिमिनल ट्रायल, प्लीज रीड। In criminal trial, the burden of proof to convict the accused rests with prosecution. क्रिमिनल जब किसी के ऊपर मुजरिम होने का ठप्पा लग जाता है या ब्लेम होता है कि तुमने कत्ल किया, तो फिर क्या होगा? द बर्डन ऑफ प्रूफ टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड रेस्ट्स विद द प्रोसिक्यूशन। The prosecution must meet the standard of proof, which means proving its case beyond reasonable doubt. ये बहुत इंपॉर्टेंट दो लाइनें हैं और इनको समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्रिमिनल ट्रायल में जैसे कि मैंने कहा कि ए ने क्राइम किया और गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट, स्टेट ने उसके अगेंस्ट क्या किया है? फाइल किया है केस। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि प्रोसिक्यूटर कौन है और विक्टिम कौन है, या प्रोसिक्यूशन, दो पार्टीज का नाम क्या है? स्टेट जो है प्रोसिक्यूशन है और एक्यूज जो है ए है। बेसिकली स्टेट इज द प्रोसिक्यूटर एंड ए इज द अक्यूज्ड। तो अगर Right. जिसको इल्जाम हम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि तुमने कत्ल किया, तो मैं कह रही हूँ ना कि तुमने कत्ल किया, तो मुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा ना कि मेरे पास क्या ऐसा एविडेंस है कि जिससे मैं कह रही हूँ कि तुमने कत्ल किया। इतना बड़ा इल्जाम मैं तुम पे लगा रही हूँ, तो द बर्डन ऑफ Right. प्रूफ लाइज विद द प्रोसिक्यूटर, ताकि वो जाकर बताए कि भाई हाँ, मेरे पास ये देखो, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मेरे पास एविडेंस है कि इस शख्स ने कत्ल किया।
ठीक है जी। नेक्स्ट, civil law exists to regulate disputes over the rights and obligations of persons dealing with each other and seeks to compensate injured parties। ये भी हो गया। सिविल लॉ में हम बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, जरा पढ़ें। Civil law is a form of private law in civil proceedings. The standard of proof means that the claimant must prove their case on the balance of probability. The claimant must convince the court that it is more probable than not that their assertions are true. क्या मतलब, क्या समझ आया? सिविल लॉ में देयर इज अ क्लेमेंट एंड देयर इज अ डिफेंडेंट। यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाएंगी। वहां पे क्या था क्रिमिनल लॉ में, देयर इज अ प्रोसिक्यूटर Or accused. एंड देयर इज एन अक्यूज्ड, और इसको प्रोसिक्यूशन कह लें जो भी। ठीक है। सो नाउ क्लेमेंट एंड डिफेंडेंट इन दिस केस, क्लेमेंट क्या कर रहा है? क्लेमेंट क्लेम कर रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। क्लेमेंट Right. क्लेम कर रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, इसलिए वो जाके सू कर रहा है डिफेंडेंट को। वो सू कर रहा है और Right. डिफेंडेंट को अपने आप को डिफेंड करना है। सिंपल सी कहानी है। ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ किसने, अब जो जाहिर है क्लेम कर रहा है कि मैं विक्टिम हूँ, तो उसी को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कैसे ज्यादती हुई है। तो वो बताएगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, कैसे हुई है। वो अपने प्रूफ्स और अपनी चीजें लेकर आएगा। अच्छा, अब उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसने कोई इल्जाम क्राइम का नहीं लगाया इसके ऊपर। इल्जाम क्या है कि तुमने मेरे घर की खिड़की तोड़ी है, तुम्हारे क्रिकेट खेलने की वजह से मेरे घर की खिड़की टूटी है, मेरा नुकसान हुआ है, ये इल्जाम है। तो ये कोई क्राइम नहीं है घर की खिड़की तोड़ना। इट्स नॉट अ क्राइम, एंड देयरफॉर इस पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कोई चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि आपकी खिड़की टूटी है, तो अगर आपने सिर्फ पिक्चर भी दिखा दी है, या कोई जाहिर है आपके किसी पड़ोसी ने विटनेस भी कर ली है, या घर के नौकर ने भी विटनेस कर लिया है कि हाँ भी घर की खिड़की टूटी है, तो फिर वो इनफ है। तो फिर वो इनफ है। अच्छा, ये असर्शंस किसे कहते हैं? व्हाट आर असर्शंस? I don't know assertions. I don't know assertions. असर्शंस का मतलब होता है दावे। असर्शंस का क्या मतलब होता है? दावे। दावे क्या Right. होते हैं? स्टेटमेंट्स, मियर Right. स्टेटमेंट्स। ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दी, ओ आई एम टीचिंग ACCA सिंस 10 years। इट्स अ स्टेटमेंट, राइट? Right. इसका कोई प्रूफ, Right. कोई सबूत, आपने कुछ मांगा, आपने कुछ पूछा? नहीं। क्यों पूछोगी? नहीं पूछोगी, कोर्ट केस नहीं चल रहा है यहाँ पे। Right. ठीक है। सो मैंने कुछ कहा, इट्स एन असर्शन। इसी तरह जब हम Okay. ऑडिट करने जाते हैं ना कंपनीज में, तो मैनेजमेंट बहुत सारे असर्शंस देती है, दावे करती है, स्टेटमेंट्स देती है। और वो स्टेटमेंट्स जरूरी नहीं कि वर्बल हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए भी स्टेटमेंट देती है कि इस साल हमारा प्रॉफिट 10 million का रहा। स्टेटमेंट है। सच या झूठ ये ऑडिटर का काम है कि जाके पकड़े कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ऑडिटर का काम ही यही है कि उसके हर असर्शन पे, हर दावे पे, हर जुमले पे, हर स्टेटमेंट पे सवालिया निशान लगाए और शक करे कि दाल में कुछ Right. काला है दया। ठीक है। तो ये है असर्शन। असर्शन दावे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि क्लेमेंट मस्ट कन्विंस द कोर्ट दैट इट इज मोर प्रोबेबल देन नॉट देयर असर्शंस आर ट्रू, कि वो सच कह रहे हैं। उनके जो जबानी दावे हैं या स्टेटमेंट्स हैं या जुमले हैं वो सच है। उसको किसको प्रूफ करना है? क्लेमेंट को। क्लेमेंट को Even कोर्ट को कन्विंस करना है कि मैं सच कह रहा हूँ। अब वो अपने एक्सप्रेशंस के जरिए करे, अपने बिहेवियर के जरिए करे, एविडेंस के जरिए करे, विटनेस के जरिए करे, जैसे मर्जी है करे, अपनी कहानी रोग आके सुना के करे, क्योंकि ये एक सिविल केस है। ठीक है। नेक्स्ट, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट एंड कंपेंसेशन is paid to the wronged person। सिविल केसेस में पनिशमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। अनदर फीचर ऑफ सिविल लॉ एंड अनदर डिफरेंस बिटवीन अ सिविल लॉ एंड अ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में कोर्ट केस सुनता है सजा सुनाने के लिए।
कोर्ट सिविल लॉ में केस सुनता है कंपेंसेट करने के लिए, सजा सुनाने के लिए नहीं। बोथ पार्टीज में चूज टू सेटल द डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट, और दोनों पार्टीज अगर चाहें तो अपना डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटल कर सकते। जरूरी नहीं कि वो कोर्ट में ही जाके कोर्ट केस ही लड़े, वो चाहे तो आपस में बाहर ही सुलह हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का, ये जो दो चार फीचर्स हमने डिस्कस किए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, कॉमन लॉ एंड इक्विटी। नाउ नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। हमारे पास क्या क्या सिस्टम्स हैं कोर्ट्स के? सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, लोकल। अच्छा, ये सिस्टम हम इधर देख रहे हैं, सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर। दिस बॉक्स इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट डील्स विद स्मॉल डोमेस्टिक मैटर। किसी को छोटा सा भी कीड़ा भी काटेगा ना, वो भाग के मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाएगा। जैसे हमारी हर लोकेलिटी या कम्युनिटी में यहाँ पे मस्जिद होती है, वैसे यूके में हर लोकेलिटी में उनकी कम्युनिटी की का कोर्ट होता है। तो किसी को अगर इतनी सी भी शिकायत है ना कि प्लम्बर ने जो नल ठीक किया था वो सही से ठीक नहीं किया और पैसे लेके भाग गया, तो वो कहाँ चला जाएगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ, ये जो केस आया है ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिविल है, क्रिमिनल है, प्राइवेट है, पब्लिक है, जो भी है। फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट गाइड करेगा कि ये केस उस बंदे को कि आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर तो वो छोटा मोटा है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट खुद ही सॉल्व कर देगा, और अगर वो छोटा मोटा नहीं है तो वो आगे रेफर कर देगा कि भैया आपका केस थोड़ा सा बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, आप काइंडली काउंटी कोर्ट में चले जाओ। आपका कोर्ट जमीन का केस है तो काउंटी कोर्ट में होगा। ठीक है, फिर अगर वहां नहीं तो क्राउन कोर्ट हियर्स अपील्स फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर वो शख्स जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट गया था, वहां उसको लगा कि नहीं यहाँ पे मजा नहीं आया या यहाँ पे मेरा केस सही से हैंडल नहीं हुआ, तो उसको शिकायत है, फिर भी शिकायत है, उसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जस्टिस से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो वो कहाँ जाएगा? क्राउन कोर्ट। नेक्स्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के तीन डिविजन है, क्वींस बेंच, फैमिली एंड चांसरी। ठीक है, थर्ड सॉरी 1 2 3 4 कोर्ट्स हो चुके हैं। फिफ्थ कोर्ट, द कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील hears appeals from county, high, restrictive practices, employment appeal tribunal। कोर्ट ऑफ अपील नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे तमाम अपील्स, चाहे वो काउंटी कोर्ट से हो, चाहे हाई कोर्ट से हो, चाहे रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस कोर्ट से हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल से हो, वो सब कहाँ आके सुनाई जाएंगी? कोर्ट ऑफ अपील। एंड फाइनली देयर इज द सुप्रीम कोर्ट। इससे बड़ा कोई और कोर्ट नहीं है। ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट में तब मामला जाता है जब कोर्ट ऑफ अपील से भी कुछ नहीं होता, हाई कोर्ट में भी मामला नहीं सुलझ रहा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है। नहीं तो मोस्टली सारे केसेस यहाँ इन दोनों जगहों में निपटा लिए जाते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही है यहाँ तक? ओके। क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर। क्रिमिनल कोर्ट का भी यही स्ट्रक्चर है, मैजिस्ट्रेट, क्राउन, डिविजनल कोर्ट ऑफ क्यूबिटी, कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में स्लाइटली हल्का सा फर्क है, अब ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर एंड क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में समरी ऑफेंसेस यानी छोटे मोटे क्राइम्स, छोटा सा पॉकेट मार ली किसी की, 1000 2000 इधर से उधर कर दिए, छोटे मोटे क्राइम्स। क्राउन कोर्ट में सीरियस क्रिमिनल इंडिक्टेबल ऑफेंसेस, serious criminal indictable offenses hears appeals from magistrate court। डिविजनल कोर्ट में क्या हो रहा है? अपील्स बाय वे ऑफ केस स्टेटेड फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड द क्राउन कोर्ट। क्राउन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अगर कोई रेफरेंस आता है तो वो डिविजनल कोर्ट ऑफ क्यूबिटी में आएगा। देन कोर्ट ऑफ अपील, जाहिर है अपील्स फ्रॉम क्राउन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपील्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अपील और डिविजनल कोर्ट ऑफ क्यूबिटी। नेक्स्ट, a limited number of Commonwealth countries allow appeal to the Privy Council in London, which is mostly staffed by Supreme Court judges. What is Commonwealth countries? तहरीर, Commonwealth countries किसे कहते हैं? आई डोंट नो। ओके, कॉमनवेल्थ बेसिकली आपको पता है ना, ब्रिटिश ने आके कितने साल इंडिया पे रूल किया? मोर देन 100 years, राइट?
तो जब तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया, इंडिया वॉज अ कॉमनवेल्थ कंट्री फॉर ब्रिटिश फ्रॉम ब्रिटेन। यानी कि वो उनके Okay. फ्लैग यहाँ पे लहराया जाता था, उनका नेशनल एंथम यहाँ गाया जाता था, सो वी वर अ कॉमनवेल्थ कंट्री। तो अगर इंडिया में कोई मसले मसाइल हुए या कोई कोर्ट केस बन रहे, तो वो फिर बाज़ औक़ात प्रिवी काउंसिल इन लंदन में भी सुना जाता था। ये बात यहाँ बताई जा रही है। और आज भी यूके की कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज मौजूद हैं। इंडिया तो आजाद हो गया ना, बट आज भी देर आर सम कंट्रीज विच कम और विच फॉल अंडर कॉमनवेल्थ कंट्रीज ऑफ यूके। नेक्स्ट, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट आर द लोएस्ट रैंक क्रिमिनल कोर्ट्स। यहाँ पे छोटे छोटी मोटी चोरी, छोटा मोटा डकैती, छोटी मोटे माइनर ऑफेंसेस जो हैं वो यहाँ पे सुने जाते हैं। अच्छा जी, जरा ये की टर्म्स हैं, जरा पढ़िए। इंडिक्टेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? Indictable offences are more serious offences that can only be heard in the Crown Court. हम्म, Some offences are minor crimes only triable summarily in magistrate courts. ठीक है। Some समरी offences are ऑफेंस छोटा मोटा, इंडिक्टेबल ऑफेंस सीरियस। इंडिक्टेबल ऑफेंस है, बड़ा क्राइम है, कहाँ सुना जाएगा? क्राउन कोर्ट। छोटा क्राइम है, कहाँ सुना जाएगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। खत्म कहानी। ऑफेंसेस आर ट्राइबल ईदर वे, मीनिंग द अक्यूज्ड हैज अ चॉइस ऑफ कोर्ट दैट इज यूज्ड। जो जिस पे इल्जाम हो रहा है वो चाहे तो बट वो ये किसी भी इंडिक्टेबल कोर्ट में। ऑफेंस में तो इंडिक्टेबल ऑफेंस में लिखा हुआ है ये क्राउन कोर्ट में है, लेकिन ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट के नीचे क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? क्या? पहले मैजिस्ट्रेट को जाएगा इंडिक्टेबल ऑफेंस, नहीं, देखो द थिंग वो इज, डायरेक्ट एग्जाम। देखो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। तुम्हारे घर में अगर नौकरानी या कोई भी आपका काम करने वाला 1,000 2,000 फ्रिज के ऊपर आपने रखा हुआ है पैसे, टीवी के ऊपर, माइक्रोवेव के ऊपर रखे हुए हैं पैसे, और वो इधर से उधर कर देते हैं और आपको ये बात पता चल जाती है, आप कहाँ जाओगी? कौन से कोर्ट में जाओगी? समरी। आप नहीं जाओगी कोर्ट में। आप बोलोगे यार गरीब बंदा है, 1,000 2,000 की चोरी की है, मैं इसको नौकरी से निकाल देती हूँ, दैट्स ऑल। आई विल चेंज द वर्किंग पर्सन, दैट्स ऑल, सिंपल। व्हाई टू पुट योर सेल्फ इन टू अ बिग हसल ऑफ कोर्ट कचहरी ये वो? वाई भाई, आपके पास बहुत टाइम है, बहुत फारिग टाइम है। नहीं ना, नहीं करोगे। छोटी मोटी चोरी इस तरह आप निपटा लोगे मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाके, खत्म। अब खुदा ना खास्ता आपका पड़ोसी है और उसके घर में कोई आके रातों रात कोई मर्डर कर देता है, अब उसको आप टारगेट किलिंग कह लो या कुछ भी कह लो, तो फिर वो क्या छोटी बात है? उधर गुजर हो नहीं जाएगी रातों रात, या उसके ऊपर नहीं। एफआईआर कटेगी, या बकायदा जाया जाएगा बड़े कोर्ट में। ठीक है। बड़े से कोर्ट तो में। फिर तो ये बात है सारी। तो इंडिक्टेबल ऑफेंस डायरेक्टली क्राउन कोर्ट में जाएंगे। कुछ ऐसी ओके। ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जो आपको पता है वो छोटे कोर्ट में जाना बेवकूफी है, आप क्यों जाओगे छोटे कोर्ट में? जो बहुत सीरियस मैटर है, अगर खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा किडनैप हो गया है, तो वो कोई छोटी मोटी जगह थोड़ी जाएगा, वो डायरेक्ट बोलेगा कि भाई जो बड़ी से बड़ी जगह है, बड़ा सा बड़ा पुलिस थाने अफसर है, वो बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट पे की तरफ जाएगा कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए सही सलामत। राइट, सो दैट इज इंडिक्टेबल ऑफेंस। समरी ऑफेंस में छोटी उन्हें, आप प्लम्बर ने चोरी कर ली, प्लम्बर ने ये तोड़ दिया, इलेक्ट्रिशियन बात नहीं मान रहा, फलाना ही, ये सब छोटे मोटे मैटर्स। ये मतलब जब आप यूके में रह रहे हो तो यूके वालों को पता है कि कौन से मामलात के लिए कहाँ जाना है। तो इसलिए यहाँ पे ये फिर साइकिल या स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि पहले मैजिस्ट्रेट जाएगा फिर वहां से वहां जाएगा, वहां से जरूरी नहीं है। जब आप रहते हो आपको रहते रहते पता चल जाता है कि कहाँ जाना है आपको। नेक्स्ट, magistrates also have some civil jurisdiction which includes the following। अच्छा, ये प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, अगर सिविल लॉ है कोई तो वो डेफिनेटली फर्स्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा। यहाँ पे एक बात हम क्रिमिनल लॉ की कर रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट की कर रहे हैं, देयरफॉर इंडिक्टेबल ऑफेंस की कर रहे हैं, देयरफॉर डायरेक्टली वो क्राउन कोर्ट में जाएगा। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़े। Some offenses are tribal either way, meaning the accused has a choice of court that is used. Magistrates or ट्राइबल magistrates. लीडर वे मतलब वो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। ओके 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 ओके। पर्सोनेल यानी कि मैजिस्ट्रेट में कौन लोग बैठे होंगे? Okay. मैजिस्ट्रेट में कौन लोग, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन लोग बैठे होंगे?
who are lay persons, State. justices of the peace Lay selected by the Lord Chancellor. District judges. Next, district judges, professionally paid magistrates. ठीक है. Magistrate courts are also staffed by clerks, छोटे मोटे interns वगैरह, छोटे judges जो नया नया सीख रहे हैं जज बनना. ठीक है. The county court. County courts have civil jurisdiction only but deal with almost every kind of civil case. County court में क्या क्या matters आते हैं? Contract and tort, equitable matters concerning trust, mortgages, partnership dissolutions, disputes concerning land, undefended matrimonial cases, probate matters, miscellaneous matters, bankruptcy. तो ये एक रफ आपको आइडिया दे रहे हैं कि काउंटी कोर्ट में इस तरह के केसेस आते हैं. नेक्स्ट, अगर काउंटी कोर्ट में अपील, मतलब काउंटी कोर्ट से बात नहीं बनी, केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो कहाँ अपील कर सकते हैं? सिविल डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील. यहाँ पे ये लोग अपील कर सकते हैं. और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो फिर डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट. ऑलराइट, पर्सनल काउंटी कोर्ट के कौन कौन होते हैं? सर्किट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस. सिविल प्रोसीजर रूल्स एक्ट के मुताबिक encourages parties to consider alternative methods to dispute resolution. यानी वो लोग भी यही बोलते हैं कि बेटा कोर्ट की तरफ मत देखो, पहले आपस में सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप कोर्ट में लाओगे मैटर, एक तो बहुत ज्यादा फॉर्मल सिस्टम है, फॉर्मेलिटीज, लीगैलिटीज, डॉक्यूमेंटेशंस, एविडेंसेस, वकील, ये वो, फंस जाओगे. प्लस एक्सपेंसिव अलग है, प्लस जो बदनामी और जो लाइमलाइट और जो गुडविल खराब होगी वो अलग, और प्लस जो टाइम लगेगा वो अलग. टाइम तो बहुत लगता है कोर्ट केसेस रिजॉल्व होने में. सो अगर आप चाहते हो कि मामला जल्द से जल्द निपट जाए, कम से कम पैसों में, कम से कम कन्फ्रंटेशन और लाइमलाइट में, तो आप बाहर ही निपटा लो. डिस्प्यूट द रेजोल्यूशन आउटसाइड द कोर्ट, वो लोग भी यही बोलते हैं, प्रेफर्ड यही है. ठीक है. स्पेशली जो सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस तो आप बाहर नहीं सुलझा सकते, मगर सिविल केसेस के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि डे टू डे बेसिस में ज्यादातर सिविल केसेस ही आ रहे होते हैं. नाउ ट्रैकिंग, स्मॉल क्लेम्स ट्रैक, फास्ट ट्रैक, मल्टी ट्रैक. क्या मतलब? स्मॉल क्लेम्स ट्रैक यानी कि पैसों के हवाले से भी देखा जा रहा होता है कि कौन से कोर्ट में केस जाएगा. अगर कोई छोटा मोटा केस है जिसकी जो वैल्यू है पाउंड 10,000 से कम है, क्लेम जो है वो 10,000 पाउंड से कम है, तो वो स्मॉल क्लेम्स ट्रैक में चला जाएगा, वो जल्दी जल्दी निपटाएंगे उसको, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा, खत्म कहानी. फास्ट ट्रैक, अगर कोई मीडियम इस रेंज में फॉल कर रहा है केस, पाउंड 10,000 to 25,000, तो वो फास्ट ट्रैक में जाएगा. एंड मल्टी ट्रैक फॉर हाई वैल्यू और कॉम्प्लेक्स क्लेम्स मोर देन 25,000 पाउंड्स. तो ये 3 तरह के ट्रैकिंग है केसेस के लिए. ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे एक जुमला लिखा है, स्मॉल एंड फास्ट ट्रैक क्लेम्स आर हर्ड बाय द काउंटी कोर्ट्स, मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी ट्रैक केसेस आर हर्ड बाय द हाई कोर्ट. अब ये कुछ लर्निंग वाली चीजें हैं, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती, लर्न करना है आपको, दैट्स ऑल, सिंपल. नेक्स्ट, अच्छा जी, अब इसी तरह से द क्राउन कोर्ट. क्राउन कोर्ट इज सिंगल कोर्ट बट इट सिट्स इन 92 डिफरेंट टाउन्स. Indictable offenses with a jury, appeals from magistrate, committals for sentencing from magistrate court. ठीक है जी. इसकी अपील कहाँ जाएगी? क्रिमिनल डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील, और इसकी डिविजनल कोर्ट ऑफ द क्वींस बेंच डिवीजन. ये कुछ लर्निंग वाली चीजें हैं. इसको आप पता है सबसे इजी वे में क्या कर सकते हो? आप अपने, जब भी मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा दूँ ना, तो आपने घर पे इसके 1 पेजर नोट्स बना लेने हैं. ठीक है. अब 1 पेजर नोट्स में क्या होगा? अब देखो इतनी मोटी किताब है, एग्जाम के एक दिन पहले आप ये मोटी किताब खोल के बैठोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा. तो आपने ये साथ साथ, जैसे ही मैंने आज चैप्टर पढ़ा दिया ना आपको, आपने कल सुबह फ्रेश माइंड होके चैप्टर रीडिंग कर ली, उसमें से हाईलाइट जो मैंने कराए हैं पॉइंट्स, वो हाईलाइट्स निकाल के नोट्स बना लिए. अब नोट्स में भी पूरा पूरा जुमला लिखने की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ क्राउन कोर्ट लिखा, एक एरो बनाया, आप एरो से समझ जाओ कि मतलब अपील, ये अपील कहाँ कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कहाँ जा सकता है केस, वो उस कोर्ट का नाम लिख दिया. फिर आपने इंडिक्टेबल ऑफेंस विद अ ज्यूरी, अपील फॉर मैजिस्ट्रेट, और ये शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट शॉर्ट बुलेट्स बना के आपने पॉइंट्स लिख लिए जो आपको समझ आ जाए. आपको पूरे पूरे जुमले लिखने की, पूरा पूरा टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है जी. तो इससे क्या होगा, जो लर्निंग फैक्ट्स है ना, या लर्निंग पॉइंट्स हैं, वो आपके पास इजिली 1 पेजर पे आ जाएंगे, आपको पूरी बुक खोलने की जरूरत नहीं.
तो ये आप बार बार इसको रिवाइज भी करोगे तो फिर ये आपके लिए बड़ी आसानी बन जाएगी। ठीक है। पर्सोनेल, अब पर्सोनेल आपने नाम लिख दिया कि हाई कोर्ट, जो क्राउन कोर्ट होता है उसमें हाई कोर्ट जजेस होते हैं, सर्किट जजेस होते हैं, रिकॉर्डर्स होते हैं। अब ये नाम ऐसे हैं कि हम डेली बेसिस में नहीं सुनते तो हमें याद नहीं रह सकते, तो आप जब लिख लोगे ना तो आप फिर बार बार देखोगे तो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है। और ये सर्किट जजेस का मीनिंग क्या होता है? और कहीं पे डिस्ट्रिक्ट जजेस भी आ रहा है, उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग जानने की जरूरत ही नहीं है, ये बस नाम है। अब मैं आपसे पूछूं क्लार्क का क्या मीनिंग होता है, ये नाम है बस। सर्किट जजेस, जो जजेस क्राउन कोर्ट में बैठते हैं उनको सर्किट जजेस कहते हैं। अब ऑब्वियसली जब आप और मजीद लॉ एज अ प्रोफेशन लेके चलोगी तो फिर उसमें शायद आपको पता चले अच्छा सर्किट जजेस के ये रोल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अभी हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, हम क्यों उसमें पढ़े, हम तो अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं। हमें तो सिर्फ उतना ही लॉ जानना है कि हाँ भाई कोई हमसे लॉ की बात करे तो हम बेवकूफ ना लगे, हमें कुछ आइडिया हो कि हाँ भाई क्या होता है। बस इस पर्पस के लिए, और कोई पर्पस के लिए हम कोई लॉ की डिग्री लेना हासिल करने जा रहे हैं ना, हमारे वकील बनने जा रहे हैं ना जज। हाँ अगर आपको सेल्फ में कुछ इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल गूगल कर लीजिएगा सर्किट जजेस में क्या फर्क है, उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट is organized into three divisions, each of which hears particular types of cases. Queen's Bench Division, Chancery Division, Family Division, ये तीन divisions हैं हाई कोर्ट के। एंड हर डिवीजन का अपना एक रोल है, हर डिवीजन अपने सेट ऑफ केसेस सुनता है। जैसे कि क्वींस बेंच डिवीजन एक्शन बेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट, काउंटी कोर्ट के अपील्स, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अपील्स एंड क्राउन कोर्ट के अपील्स, ये सुन रहा होता है। वेर एज आगे अगर हम देखें तो चैंसरी डिवीजन ट्रस्ट एंड मॉर्गेजेस, रेवेन्यू मैटर्स, बैंक्रप्सी, डिस्प्यूटेड विल्स, पार्टनरशिप एंड कंपनी मैटर्स देख रहा होता है। एंड whereas फैमिली डिवीजन मैट्रिमोनियल केसेस, फैमिली प्रॉपर्टी प्रोसीडिंग्स, अपील्स फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट, अपील फ्रॉम काउंटी कोर्ट देख रहा होता है। अब ये तीनों हैं ना, तीनों के आपने कॉलम्स बना लिए अपने नोट्स में। ठीक है। कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के तीन डिविजन्स हैं। क्या डिवीजन है, एक चांसरी डिवीजन है, एक क्वींस बेंच है, एक फैमिली है। और आपने उसके नीचे बुलेट्स में लिख लिया कि ये कौन से केसेस कर रहे हैं, ये कौन से केसेस कर रहे हैं, ये कौन से केसेस कर रहे हैं। देखिए आपका वन पेजर सिंपल, इतना इजी, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। नेक्स्ट, पर्सोनेल। अगेन पर्सोनेल इसमें कौन कौन होता है ये, ठीक है, लॉर्ड चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, लॉर्ड चांसलर। अब लॉर्ड चांसलर का क्या मतलब है, उसका क्या रोल होता है, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों बाल की खाल निकालें। जितनी बाल की खाल निकालोगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगी, वो आपके दिमाग में अभी क्यों आप इतना बोझ डाल रहे हो। नेक्स्ट, द कोर्ट ऑफ अपील। अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, पढ़िए जरा कोर्ट ऑफ अपील भाई। A court of first instance is the court where the case is originally heard in full. The appeal court is the court to which an appeal is made against the ruling or the sentence. बस ठीक है, समझ आ गई। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे पहली दफा केस सुना जा रहा है, पहली दफा, ओरिजिनली। Okay. एंड देन अपील कोर्ट, वो कोर्ट के बाद में जाहिर है जहाँ पहली दफा सुनाया वहां सेटिस्फाई नहीं हुए जस्टिस से तो आगे किसी और कोर्ट में अपील कर दी। Okay. The court of first instance magistrate court को भी कह सकते हैं। जहां पे भी कोर्ट फर्स्ट टाइम सुना, केस फर्स्ट टाइम सुना जा रहा है, हो सकता है केस फर्स्ट टाइम काउंटी कोर्ट में सुना जा रहा है, तो काउंटी कोर्ट इज द फर्स्ट Okay. इंस्टेंस। ठीक है। द ठीक। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 12 जजेस जिनको हम कहते हैं जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट इंक्लूड्स अ प्रेसिडेंट एंड अ डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अच्छा जी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन सम इंस्टेंसेस बी कॉल टू इंटरप्रेट ईयू लॉ, यूरोपियन यूनियन लॉ एंड द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एज दे रिलेट टू यूके लॉ। भाई जब कभी एक जमाने में यूके ईयू का हिस्सा हुआ करता था तो ये तब की बात है, ये अब की बात नहीं है। अब चीजें चेंज हो गई हैं, किताब पुरानी रह गई है। ठीक है। Cases are typically heard by panels of 5, 7, 9 justices who give their verdicts collectively rather than individual decisions. Next, ECHR किसे कहते हैं, पढ़िए जरा। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। The European Court of Human Rights is the Supreme Court of those European states which have signed up to the European Convention of Human Rights. Any individual who alleges that their human rights have been violated can bring an action against those responsible. ठीक है। ह्यूमन राइट्स किसी के भी पामाल हुए हैं तो वो इस कोर्ट में आके क्लेम कर सकता है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ECHS, पूरे यूरोप में। नाउ द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ECJ, has the role of The European interpreting European treaty law and ensuring it is observed.
यूरोपियन ट्रीटी लॉ, यानी पूरे कॉन्टिनेंट का आपस में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका भी तो है ना, अब फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कितनी सारी कंट्रीज हैं, आपस में कंट्रीज का भी तो फड्डा हो सकता है। तो वो फड्डा को कौन सुलझाएगा? वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस सुलझाएगा, ECJ। ठीक है, नेक्स्ट। राइट। तो कंट्रीज के बीच जो भी डिस्प्यूट होती है वो एग्जैक्टली, ये courts एग्जैक्टली हो से। सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? इंडिया राइट। पाकिस्तान का डिस्प्यूट अभी तक नहीं हल हुआ क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह का कोर्ट सिस्टम नहीं है पूरे कॉन्टिनेंट का। Now, the Privy Council. The Judicial Committee of the Privy Council is the final court of appeal for certain Commonwealth countries. Their decisions are also प्रिवी important. काउंसिल हमने यूके का पढ़ा था, राइट। ठीक है जी, that's all. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट है। जरा मेरे साथ क्विकली ये क्विक क्विज करके बताएं मुझे, जो MCQs हैं वो वाले। The Employment Appeal Tribunal EAT is a court of equal status with the High Court. True or false? ये EAT क्या है? फॉल्स। एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल क्या होता है ये? ये कोर्ट ऑफ अपील होगी ना मेरे ख्याल से, इस हाई कोर्ट तो उसके बाद ही होती। नहीं, ये देखें, एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं होता, ये एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है? ट्रिब्यूनल का मतलब है कि इसका लेवल कोर्ट से एक लेवल कम है। राइट। लेकिन ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है, और स्पेसिफिकली ये वाला एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यानी जितने भी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स का फड्डा होता है ना, तो वो सब यहाँ बोला जाता है, यहाँ आके सुनो, यहाँ पे रिजॉल्व करवाओ। क्योंकि अगर ये लोग यहाँ नहीं आएंगे तो कंपनी, आप सोचे ना कितनी सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, और कितनी सारी कंपनीज के कितने सारे एम्प्लॉयज हैं। तो अगर ये सारे कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट तो बेचारा पिस ही जाएगा, इनके मसले सुलझा सुलझा के, टाइम नहीं ये है। हायरार्की में भी तो कोर्ट ऑफ अपील के इक्वल आती है, आई गेस हाई कोर्ट उसके ऊपर होता है। नहीं, राइट। नहीं तहरीम, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रिब्यूनल इज वन लेवल लोअर टू द कोर्ट। कोर्ट इज अ कोर्ट, बट ट्रिब्यूनल इज नॉट अ कोर्ट। इट्स अ राइट। इनफॉर्मल सेटिंग लाइक अ कोर्ट। ओके ओके। ओके, ये वो हम कह रहे हैं ना कि आप राइट। कोर्ट में मत जाओ, आप आपस में मामला सुलझा लो। तो वो जो आपस में मामला सुलझाओ, तो कैसे सुलझाओ? तो ये ट्रिब्यूनल में चले जाओ। आपने कभी देखे गांव वगैरह, मूवीज में देखा ही होगा, आई एम श्योर के गांव वगैरह में कैसे इंसाफ होता है? पंचायत बैठती है, उस गांव के ही राइट। 5-6 बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं और गांव वालों के मामले सुलझाते हैं। तो वो प्रॉपर कोर्ट नहीं है, वो ट्रिब्यूनल हो गया। इस बात को समझो, क्योंकि ओके। ट्रिब्यूनल थोड़ा सा इनफॉर्मल रहेगा, ट्रिब्यूनल कोर्ट से एक लेवल कम है। इट्स नॉट अ कोर्ट। आप अपील से कनेक्ट नहीं राइट। करो कोर्ट ऑफ अपील पे। कोर्ट इज अ कोर्ट, ठीक है। ट्रिब्यूनल इज अ ट्रिब्यूनल। तो इट इज नॉट ऑफ इक्वल स्टेटस, इट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला पढ़। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू द क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? हाँ, डी। Okay, we'll check the answer. What are the 3 tracks in the tracking system that allocate civil court cases? एक था, Small एक track, फास्ट ट्रैक, very good. एक fast track था, फास्ट ट्रैक, एक फास्ट ट्रैक small था, और एक small track, मल्टाई ट्रैक। very good, very good. एक multi track था, एक small track था, और एक fast track था। ठीक है जी। अच्छा जी, 4 का है D, 3 का है ट्रू। वाह भाई, ट्रू निकल आया है। तो EAT is of equal status with the High Court. Very good, शाबाश। यानी आप बिल्कुल सही कह रही थी, हाँ तहरीर। इक्वल स्टेटस किस तरह से, अब आप बताओ मुझे। यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग, सी वी आर स्टडीइंग लॉ। मैंने अगर इतना फुल जोश से आके बोला कि हाँ नहीं ये सही है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, नाउ यू प्रूव इट टू मी कि हाउ इज इट इक्वल, हाउ इज इट ट्रू। इसमें था, मैंने इसमें पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट, और इसका एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल अपील तो पहले काउंटी कोर्ट में सुनी जाती थी और उसके बाद हायरार्की में अपेलेट आती थी, पता नहीं।
हाई कोर्ट। ऑल राइट। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल, ये हमने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो हम इसको फिर और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि भाई हम ईएटी को क्यों इक्वल स्टेटस पे लेकर आ रहे हैं हाई कोर्ट के, क्या रीजन है इसके पीछे। हालांकि ट्रिब्यूनल इज जस्ट लाइक अ पंचायत, इट इज अ पंचायत, इसमें कोई शक नहीं कि ये कोर्ट का फॉर्मल सिस्टम नहीं है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इक्वल स्टेटस। अब यहाँ पे पता है किस लेवल, किस पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कि आप ऐसा समझो या ऐसा फील करो कि आपने ट्रिब्यूनल में अपना केस सुनाया और वो उस केस की सुनवाई हो गई, जस्टिस हो गया। जब जस्टिस हो गया तो आप यूं समझो कि आपको हाई कोर्ट से जस्टिस मिल गई, यानी इसकी, इसके इंसाफ की उतनी ही वर्थ है जितनी इसके इंसाफ की। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, इस पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है कि भाई ईएटी पे से जो भी केस निकलेगा और वहां पे इंसाफ दिया जा रहा है तो सेम, क्योंकि अगर ये लोग इसको इक्वल स्टेटस नहीं देंगे ना, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप पर्सन ए हो, ठीक है, और आपका फड्डा हो गया पर्सन बी के साथ, और बी है एम्प्लॉयर, ठीक है, और आप हो उसकी राइट। एम्प्लॉई, और आपको पता है कि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर ने ज्यादती की है आपके साथ, यानी कि उसने अगर कहा था कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने आपको 3 महीने में विदाउट एनी नोटिस नौकरी से निकाल दिया, तो आप तो बोलोगी ना कि भाई मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है आपसे, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो, 1 साल तो पूरे होने दो, मैंने तो कोई ब्रीच भी नहीं किया, मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने तो कोई अनएथिकल काम किया ही नहीं कि जिसके लिए आप मुझे निकाल रहे हो। ठीक है, तो अब आप एज एन एम्प्लॉई आप क्या प्रेफर करोगी कि आप ईएटी में जाओगी या हाई कोर्ट में जाओगी। आपका राइट। मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या होगा, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये जॉब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो मतलब 1 साल का मुझे पूरा चाहिए, ये ऐसे कैसे मुझे निकाल सकता है, और इसने निकाला क्यों, और इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तो कोई अनएथिकल इलीगल क्राइम कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पे निकाले, देयर इज नो लॉजिक रीजन। तो मैं क्या राइट। करूं, मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे श्योर शॉट मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। अब अगर ये लोग इक्वल स्टेटस नहीं देंगे ईएटी को, तो ये बंदी हाई कोर्ट जाएगी और हाई कोर्ट को तंग करेगी। तो ये लोग ने कहा कि भैया तू ईएटी जा, तू हाई कोर्ट में मत आ, ईएटी में तुझे बराबर मिलेगा इंसाफ, तू जा तो सही, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के लिए बनाया गया है, तो आपका स्पेसिफिकली वहां मसला हल होगा। तो एनकरेज राइट। करने के लिए कि आप वो यूज करो ना कि ये, इसलिए इसको इक्वल स्टेटस दिया गया। Otherwise, tribunal by structure, by the way they are giving the insaf, it's very different from a court. It's different from a court, and you can search this on Google. Okay, तो ये सारी सीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट है, थैंक्स टू ऑलमाइटी। यहाँ तक कोई सवाल तो बताएं। अब आप, नहीं भी चलिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है तहरीम, अभी तो सो जाना है, ठीक है, कल सुबह फ्रेश माइंड से उठेंगी, इस चैप्टर को रिव्यू करेंगी, इसके 1 पेजर नोट्स बनाएंगी और इसकी रिवीजन किट के क्वेश्चंस कर लेंगी, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। और ये 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। यस। तो यानी 2 घंटे आपने सॉलिड स्टडी क्लास में की, एंड 1 घंटा आपने उसको रिव्यू या रिवाइज या नोट्स या रिवीजन किट इस तरह में आपने कर लिया। रिवीजन किट भी आप इस तरह कर रहे होगे कि फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस में आपने देखा कि 5 क्वेश्चंस आपसे हो सके, 5 क्वेश्चंस नहीं हुए, कोई बात नहीं, होंगे भी नहीं, फर्स्ट टाइम में नहीं होंगे, इट्स योर लर्निंग टाइम। तो आपने क्या करना है, जो 5 क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए वो आपने बैक साइड पे जाना है, उसके आंसर्स देखने हैं और उसको लर्न कर लें। इसलिए लर्न कर लें क्योंकि ये इस थ्योरी है, इसमें कुछ एज सच बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और F4 में स्पेशली अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा लर्निंग है। राइट। ठीक है, और लर्निंग हाँ। आसान हो जाती है वंस इट इज अंडरस्टूड। एक दफा बात समझ आ जाए तो वो लर्न करने में भी याद रहता है, आसान हो जाता है। ठीक है, right। तो ये आप और आप ये पीडीएफ शेयर कर सकती हैं बीबीपी हाँ का, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी फौरन शेयर मेरे कर पास देती हूँ, कैप्लन है मैं और फौरन। मेरे पास किट भी कैप्लन है, तो आप मैं किट मतलब कैप्लन से कर लूँ? नहीं, आप पहले एक को फॉलो करो, बीपीपी करो, जब बीपीपी 2-3 दफा कर चुको तो फिर कैप्टन भी ट्राई ओके। कर लेना, ओके टाइम हो ठीक है। तो। ठीक है, ठीक। तो चलो, तो आप मुझे दोनों बुक्स शेयर कर सकती हैं। मैं मेरे मेरे पास हस्बैंड जो अभी पीडीएफ, पाकिस्तान है।
तो अगर वो आ रहे होंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि वो लेते आए, लेकिन मैं अभी आप मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने में आसानी है तो आप पीडीएफ से पढ़ लो। अगर आपको ठीक है। टेक्स्ट बुक से आसानी है तो आप टेक्स्ट बुक परचेज कर लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं दो आपको पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। ठीक है जी। ओके, और मेरी क्लासेस कब हुआ करेंगी वीक्स में, मतलब लाइक वीक में कौन से 4 दिन? टाइम्स, देखें मंडे टू फ्राइडे ही है यही टाइमिंग्स। मंडे टू फ्राइडे की में ही कोई ना कोई आपको स्केड्यूल दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो मंडे टू फ्राइडे नहीं होगा तो फिर बीच में कोई एक दिन स्किप करके फिर सैटरडे हो जाएगा। वो देख लेंगे, स्केड्यूल का कोई मसला नहीं है, वो देख लेंगे, आपको बता देंगे, क्योंकि 5 डेज अ वीक तो क्लास लेनी ही पड़ेगी, तभी जाके एक महीने में खत्म होगा कोर्स। ठीक है, ठीक है। चलो जी, अपना ख्याल और रखें। टाइमिंग टाइमिंग यही हुआ करेगी? टाइमिंग जरूरी नहीं है कि यही हो, वी विल सी। मैं थोड़ा सा अपना स्केड्यूल देखकर कंफर्म करूंगी एडमिन को, तो फिर एडमिन आपको बता देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपको तो कोई इशू नहीं टाइमिंग से, कि सुबह हो या रात में हो या शाम में? मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि अगर दिन का हो जाए तो ज्यादा बेटर है। डे टाइम ना, ठीक रात। है। ठीक है, राइट। इंशाल्लाह। चलें जी, ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हाँ बस, थैंक यू।